नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानवाधिकार की। मानवाधिकार अर्थात वो अधिकार जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। ये अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो मानव के जीवन को जीने के अधिकार से लेके उस जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए प्रदत्त कुछ मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं। बात इसके ऐतिहासिकता की अगर करें तो 1776 में अमेरिकी क्रांति से जहां पर व्यक्तिगत और क्रांति करने का अधिकार मिला, वहीं फिलाडेल्फिया में जब अमेरिका का संविधान लिखा जा रहा था तो वहां इसका विस्तार देखा जा सकता है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में भी आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से इसका और विस्तार देखने को मिला। साथ ही अगर बात करें तो नेल्सन मंडेला साहब का एक कथन है कि लोगों के मानवाधिकारों का हनन या उससे वंचित करना उनको उनकी मानवता से वंचित करने के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मानवाधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं और आज के समय में तो इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। एक खास दिन एक दिन पहले बीता है, उसकी याद में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का शीर्षक क्या है। शीर्षक की अगर बात करेंगे तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर के 75 वर्षों के पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा के बिंदु क्या है, तो देखेंगे खबर क्या है, खबर के बाद ये चर्चा में क्यों है, फिर यूडीएचआर की पृष्ठभूमि क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, क्या हुआ अब तक हासिल, क्या हमने उसके विषय में क्या हमारी उपलब्धियां रहीं, और साथ ही भारतीय संविधान मानवाधिकार के इन तत्वों से कहां तक प्रभावित हुआ, उस पर भी एक नजर डालेंगे। और अंत में हम परिपाटी के अनुरूप बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की। और आपको बता दें कि जीएस प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करें अब अगर खबर की, तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। व्हाट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट विच इज मार्किंग इट्स 75th एनिवर्सरी। तो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह संदर्भ चर्चा में है। अब चर्चा में क्यों है, तो आपको पता होगा कि 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर 2023 से ठीक 75 साल पहले 10 दिसंबर 1948 वो दिन था जिस दिन रविवार के दिन पेरिस में एक बैठक आयोजित हो रही थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक थी। उसमें अगर बात करें तो बैठक में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मंजूरी देने के लिए यह बैठक चल रही थी कि मानवाधिकारों की बात उस समय करना लाजमी हुआ था। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, उससे पहले की कुछ ऐसी विभीषिका थी जिसकी वजह से यह बैठक आयोजित की जा रही थी। क्या थी वो विभीषिका, तो हाल ही में पूरा विश्व द्वितीय विश्व की विभीषिका से बाहर निकला था और उसके बाद लोग ये विचार कर रहे थे कि कैसे कुछ ऐसे अधिकार जो मानव को मानव होने के नाते दिए जाएं, चाहे वो स्वतंत्रता का हो, समानता का हो, बंधुत्व का हो, या जीवन जीने का अधिकार हो, या उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने का अधिकार हो। इसके अलावा बात करें तो इन अधिकारों की चर्चा आज से ठीक 75 वर्ष पूर्व हो रही थी। वहीं पर यह डिक्लेरेशन आया जिसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए हम इस संदर्भ को लेके आपके सामने उपस्थित हैं। हाल ही में अगर बात करें तो वोल्कर टर्क जो ह्यूमन राइट चीफ है, उनका एक कथन है। वो कथन क्या है देखते हैं कि इतिहास के एक निराशाजनक क्षण से हम जरूर गुजरे हैं और संघर्षों और संकटों से हम ग्रस्त जरूर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि मानवाधिकार के मामले में हम विफल हो गए हैं। तो इस कथन के आलोक में हम आगे चलते हैं। आज के संदर्भ को लेकर सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की पृष्ठभूमि क्या थी। तो मैंने आपको बताया कि 1937 से 45 का वो दौर था जब विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, नरसंहार जारी था, करोड़ों लोग मारे गए, असंख्य लोग घायल हुए। ऐसी दशा में जब इस युद्ध की विभीषिका से पूरा विश्व तहस नहस हो गया था, इसकी पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद तो फिर इसकी पराकाष्ठा ही थी। और आप देखेंगे कि ऐसे में ही 24 अक्टूबर 1945 को वैश्विक समुदाय ने यह विचार किया, जब विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, कि ऐसी विभीषिका, इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसलिए यूएन चार्टर के तहत जब संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आना होता है, तो उसके बाद उसके रोड मैप में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कैसे मानव को मौलिक अधिकारों की, मानव की एक ऐसी घोषणा हो जिसमें कुछ ऐसे अधिकार उसको दिए जाएं जो कि उससे छीना नहीं जा सकता है। और इसी दिशा में प्रयास करते हुए एक व्यक्ति थी एलेनोर रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनकी पत्नी थी।
इनका उसमें काफी योगदान था, क्योंकि एलेनोर रूजवेल्ट जो हैं उनको तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है यूएन में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है इस दिशा में मौलिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष भी बनती हैं, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में इनका रोल काफी अहम होता है। साथ ही मानवाधिकार घोषणा का जो मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने का काम है वो इन्होंने संभाला, एलेनोर रूजवेल्ट ने। चूंकि इनको पहले का अनुभव भी था, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो बमों से घायल हुए सैनिक थे उनके मनोविज्ञान पर काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो वहां भी उसके दंश से भी ये काफी करीब से इनको उन चीजों का अनुभव था। उस अनुभव का लाभ उठाते हुए यूडीएचआर जो प्रस्ताव तैयार हुआ था, उस प्रस्ताव में कैसे अनुसमर्थन जुटाया जाए उसके लिए इन्होंने काम किया, और मौलिक अधिकारों की दिशा में बढ़ते हुए इन्होंने काफी प्रयास किया और अनुसमर्थन जुटाने में काफी हद तक कामयाब भी रही। भारतीय प्रतिनिधि भी एक थी जिनका नाम हंसा मेहता था, वो भी संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि और मानवाधिकार आयोग की एक अन्य महिला सदस्य थी, भारत की प्रतिनिधि थी। उनका भी योगदान इस ड्राफ्टिंग करने में काफी महत्वपूर्ण था। उनके योगदान की अगर बात करें तो इन्होंने घोषणा को आकार देने में अपनी अहमियत, अपनी भूमिका सिद्ध की। कैसे की? तो जो मूल आर्टिकल था, प्रथम आर्टिकल था, उसमें एक लाइन लिखी थी, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। इसमें आप परिवर्तन देखेंगे जो हंसा मेहता के प्रयासों का प्रतिफल था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ये परिवर्तन अपने आप में दिखाता है कि इन्होंने उसमें क्या भूमिका निभाई। आगे अगर बात करें तो यूडीएचआर कैसे अस्तित्व में आया, तो 10 दिसंबर 1948 वो तारीख थी जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्य इस ड्राफ्ट पर चर्चा करते हुए अंतिम जो उसका प्रारूप था उसकी तरफ बढ़ते हैं, और 10 दिसंबर 1948 को ही संकल्प 2017 के तहत महासभा द्वारा इसको अपना लिया जाता है। अब बात करें कितने लोग इसके पक्ष में थे, तो 48 देश इसके पक्ष में थे, 8 लोग अनुपस्थित थे, 2 लोग मतदान नहीं किए, और कोई भी ऐसा देश नहीं था, कोई भी ऐसा मतलब पक्ष नहीं था जो इसके विपक्ष में जाए। तो इस तरह से ये पूरी तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि मौलिक मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप से संरक्षित करने की बात विश्व के पटल पर आती है। साथ ही आप देखें तो 500 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, और मानवाधिकारों के इतिहास में ये एक मील का पत्थर साबित होता है। पहली बार ऐसा प्रयास हुआ, और इसके जो तहत जो चीजें ड्राफ्ट करके तैयार की गई उसमें 30 अनुच्छेदों का एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जिसको हम यूडीएचआर के नाम से जानते हैं। उसमें क्या क्या है उस 30 अनुच्छेद में, तो ये बातें यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर उसमें इक्वालिटी की बात की जाती है, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी की बात की जाती है। ऐसे ही 30 अनुच्छेद हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के उन मौलिक अधिकारों की बात की जाती है जो मानव को मानव के होने के नाते प्रदान किए जाएं। अगर हम श्रेणीवार रूप से देखें तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार थे, जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता, इस प्रकार के अधिकार दिए गए। वहीं दूसरी ओर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार थे, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार ये सम्मिलित है। मोटा मोटी इसका विभाजन हम इस रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो दिसंबर 1966 में क्या होता है कि 2 संधियां होती हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए एक कदम और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अंतरराष्ट्रीय संधियां अपनाई, और उन संधियों को अगर हम देखें तो ICESCR अर्थात आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर एक आर्थिक अनुबंध है, और दूसरा ICCPR नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध है। जब हम UDHR और इन दोनों अनुबंधों को एक साथ मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विधेयक के रूप में देखते हैं, जब इनको एक साथ प्रयोग किया जाता है तो हम उसको विधेयक के रूप में देखते हैं, मानव अधिकारों के अनुबंध के इन दोनों को, और साथ में UDHR को सम्मिलित रूप से देखने पर। अब बात करें तो भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार इन दोनों संधियों को, ICESCR और ICCPR को, भारत ने भी मान्यता दी थी। अब क्या हुआ इससे हासिल, इससे हमने क्या उपलब्धि हासिल की, तो आपको बताऊं कि ये जो UDHR था ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनी रूप से बाध्यकारी न होने के बावजूद जितने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून बने हैं किसी भी देश के द्वारा, उसके लिए इसने एक आधार का काम किया है। और भारत के संविधान में भी आप इसकी छाप देखेंगे, भारत ने भी इसकी कई बातों को एज इट इज अपने संविधान में रखा है, स्थान दिया है।
मानवाधिकारों की कद्र करते हुए निर्धारित सिद्धांतों को कई देशों के कानूनों ने अपनाया है और साथ ही कुछ ऐसी संधियां हुई वैश्विक पूरे समुदाय में 70 से अधिक मानवाधिकार संधियां हुई जिसके लिए इसने प्रेरणा का काम किया है। साथ ही जब ये अस्तित्व में आया उस वक्त का समय औपनिवेशिक काल चल रहा था। विश्व के कई ऐसे देश थे जो दूसरे देशों में अपनी औपनिवेशिक सत्ता कायम किए हुए थे। ऐसे कंडीशन में उन औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ एक प्रकार का जो संघर्ष शुरू होता है, उस संघर्ष के लिए प्रेरणा भी इस मानवाधिकार के दस्तावेज से मिलती है। साथ ही आप देखेंगे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन तो चले ही, रंग भेद की समस्या कई जगहों पर अफ्रीका जैसे देशों में क्षेत्रों में देखी जाती थी, तो रंग भेद का जो आंदोलन चला उसके लिए भी ये प्रेरक का काम किया। साथ ही आप देखेंगे जो दुनिया भर में स्वतंत्रता सेनानी रहे, अपने अपने विशेष क्षेत्र को आजाद कराने की जहां मुहिम चल रही थी, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी ये प्रेरणास्पद रहा दस्तावेज। आगे हम बात करें तो जो लैंगिक या नस्लवाद के खिलाफ जो मुहिम चली उसमें भी ये काफी प्रेरणास्पद रहा। आज भी अगर हम देखें तो कई ऐसे मोर्चे हमको दिखाई देंगे, कई ऐसे बिंदु हमको दिखाई देंगे जहां पर थोड़ी असफलता और निराशा जरूर दिखाई देती है, चाहे वो अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष हों। मौजूदा समय की बात करें तो रूस यूक्रेन संघर्ष है, आप इजराइल हमास संघर्ष है, चीन के शिनजियांग प्रांत में जो अशांति हुई वो है, ऐसे तमाम सीरिया में जो संघर्ष चल रहा था वो है। ऐसे तमाम संघर्ष हैं जो मानवाधिकार के उल्लंघन और इस दिशा में चिंता की लकीरें हमारे माथे पर जरूर खींचते हैं, लेकिन इससे हम इसको सिरे से नकार नहीं सकते हैं क्योंकि कई क्षेत्रों में इसने प्रेरणा दी और आंशिक सफलता हमें देखने को मिली है। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में इस मानवाधिकार दस्तावेज का क्या असर रहा उसको हम देखते हैं, कहां स्थान मिला। तो अनुच्छेद 14 से 32 तक में अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में जो समानता का अधिकार दिया गया है वो कहीं ना कहीं से प्रेरित है। अनुच्छेद 19 में जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है वो भी मानवाधिकारों के तहत ही हम इसको देख सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रदान किया गया है वो व्यक्ति के जीवन से शुरू होता है, जो कि मानवाधिकार के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन अगर होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमशः ये भी हम मूल अधिकार मानवाधिकार के जो है उसके तहत इसको उस सीमा में देख सकते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनको भी हम मानवाधिकारों के अंतर्गत प्रदत्त जो अधिकार हैं उसकी परिसीमा में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ तथ्य ऐसे हैं जैसे यूएन द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन सबसे पहले 46-47 में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में इसका गठन हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। दिसंबर 1993 में मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद जो है वो सृजित किया गया और मार्च 2006 में मानवाधिकार परिषद का गठन होता है। और फिर इस परिषद जो 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद है वो 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लेता है और आप देखेंगे आयोग को 16 जून 2006 को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये कुछ तथ्य हैं इससे संबंधित जो आपको याद रखने हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो NHRC है वो 1993 में गठित हुआ था और किसके अंतर्गत, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ था। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो हमारी परिपाटी अंत में एक अभ्यास प्रश्न की होती है, तो अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है कि UDHR अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंतर्गत मूल रूप से कितने अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है। आपके ऑप्शन है 22, 25, 30 या 35। उम्मीद है संदर्भ समझ में आया होगा। इसका जवाब आप सही देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।